बन सकते हैं। और ये खबर श्री गंगानगर से, साधुवाली के पास गंग नहर में कार गिर गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। नहर से निकाले गए तीनों मृतकों के शव, एक मृतक पंजाब, 2 राजस्थान के निवासी हैं। पुलिस ने इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो ये गंगानगर में एक कार जो थी वो साधुवाली के पास गंग नहर में गिर गई। बताया जा रहा है 3 लोगों को निकाला गया नहर से। एक पंजाब का रहने वाला है, 2 लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस मौके पर है, जांच कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कार नहर में गिरी कैसे। और गंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? आसिफ जी, ये स्थानीय किसान ही थे जो गाजर धुलाई के काम में जुटे हुए थे। बीती रात का ये मामला है, जब तकरीबन 12:30 बजे के करीब जब ये अपनी कार से लौट रहे थे तो फिर बारामासी नहर, क्योंकि इन दिनों काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही साथ घना कोहरा है, तो घने कोहरे की वजह से शायद ये उस नहर को डायरेक्शन को ठीक से देख नहीं पाए और शायद कार भी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बारामासी नहर में ये कार गिरी है और कार के नहर में गिर जाने के बाद में इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक किसान पंजाब का रहने वाला था, जबकि 2 किसान साधुवाली के ही स्थानीय किसान थे। तीनों की ही डूबने से मौत हो गई है। एक को देर रात ही निकाल लिया गया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 की डेड बॉडीज अभी निकाली गई है कुछ देर पहले ही। जी आसिफ जी। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर झालावाड़ से, रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला। डिपो के 320 कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित हैं। नवंबर-दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान नहीं हुआ। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति खराब है। रोडवेज प्रशासन ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। तो ये खबर झालावाड़ से है। हालांकि कमोबेश राजस्थान रोडवेज में लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। 2-2 महीने के सैलरी और पेंशन्स ड्यू चलती हैं और उसके बाद में लगातार धरने और प्रदर्शन सामने आते हैं और हर बार की तरह रोडवेज प्रशासन इस बात का आश्वासन देता है कि जल्दी भुगतान क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन यह समस्या पिछले काफी समय से बनी हुई है और इसका कोई स्थायी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब झालावाड़ के रोडवेज कर्मचारी जिनका 2 महीने से पेंशन बाकी है और 2 महीने से भुगतान बाकी है, फिलहाल सिर्फ आश्वासन मिला है, कब दिया जाएगा। तरुण हमारे साथ झालावाड़ से जुड़ गए हैं। तरुण, क्या कहा रोडवेज प्रशासन ने सैलरी देने को लेकर? जी, रोडवेज प्रशासन का यही कहना है कि हमने दीपावली तक इन सभी कर्मचारियों को भुगतान किया था और 2 महीने का इन लोगों को भुगतान करवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद से नवंबर और दिसंबर का जो भुगतान है वो कर्मचारियों के खातों तक नहीं पहुंचा है और इसके लिए वो वित्तीय समस्या को अपना आधार बता रहे हैं। जो रोडवेज प्रशासन का कहना है कि हमने इस संबंध में मुख्यालय को लिखा है और जल्द ही कर्मचारियों की जो वित्तीय समस्या है इसका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन रोडवेज प्रशासन के ये जो सारे दावे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, लेकिन जमीन पर जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं उनको तो आए दिन जो आर्थिक समस्या का सामना इस मामले में करना पड़ रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एसीआरपी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आगामी बजट में कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश करेगी और वोटों की फसल काटने की कोशिश की जाएगी। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वाले झूठे लोग हैं, उनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे सकता। सरकार ने पिछले बजट में 9,600 करोड़ रुपए दिए थे। बीजेपी वाले खुद की बात करें और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। गहलोत साहब को एक वोटों की फसल काटने की दृष्टि से अब जैसे ईआरसीपी 10-20 हज़ार करोड़ दे देंगे
पैसा तो है नहीं, और एक वाई ले लेंगे, मैंने तो ERCP को पैसा दे दिया, मोदी जी नहीं दे रहे। अरे उसको 37,000 करोड़ रुपए चाहिए, मध्य प्रदेश की सहमति चाहिए, 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए, और मुख्यमंत्री झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। 10-20 हज़ार करोड़ से काम हो जाएगा क्या? तो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जवानों के, किसानों के, जिस पे राजस्थान की जनता को गुमराह करेंगे। और सरकार तो विदा होने वाली है, आफत अगले मुख्यमंत्री को होने वाली है, तो ये गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की जनता इस सरकार को समझ चुकी है। ऐसा बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में माहिर हैं। ये तो हर काम को इनको कोई पहुंच ही नहीं सकता, नहीं इनकी बातों को जवाब दे सके। इतने झूठा आदमी का जवाब खाते थे। हमने 9,600 करोड़ पिछले बजट में दिए थे, इस बजट में दिए, वो तो उनका काम करे, उसका राष्ट्रीय प्रयोजन घोषित करे, बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाएं। और शिक्षा देगा बेहतर कल, और इसी बेहतर कल को सुनहरा बनाने के लिए प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने दौसा में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए अभिनव पहल शुरू की है। इस पहल के तहत इस बार दौसा के 20 विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान मिलेगी। 20 जनवरी को 20 विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ जयपुर हवाई अड्डे से हवाई जहाज में बैठेंगे और उसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे, जहां झीलों की नगरी उदयपुर का भ्रमण करेंगे। शर्मा विद्यालय की छात्रा थी, कक्षा 12 की, उसमें मैं साइंस की विद्यार्थी थी और मैंने 89% प्राप्त किए हैं। और अब मुझे मंत्री जी ने ये और मुझे और मेरे साथ की कई बच्चियों को ये अनूठा मौका दिया है हवाई जहाज़ में बैठने का। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, कभी ऐसा मौका लिटरली किसी को मिलता नहीं है, पर हमें मिला है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में दौसा विधायक और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल जी मीणा के द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक उन्नयन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, बालक निरंतर शिक्षा से जुड़े रहे, इसके लिए बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त बालक बालिकाओं को हवाई यात्रा करवाई जाती है। हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एजुकेशन को अप करने के लिए अभियान चला रखा है। बच्चों को स्कूलों में विधायक कोटे से पैसे देना, करीब 1 करोड़ रुपये हर साल देते हैं, और साथ साथ में हर सब्जेक्ट के जो 2 बच्चे होते हैं 10वीं के और 12th के, उनको हवाई यात्रा करवाते हैं। अभी 20 तारीख को उन बच्चों को, करीब 20 बच्चे हैं उनको, और उनके जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे। कोटा में ठंड बढ़ गई है, वहीं दूर दराज से आने वाले लोगों को ठंड में रात बिताने के लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं, लेकिन ठंड से बचाव को लेकर ये इंतजाम नाकाफी हैं। दरअसल देर रात भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान रैन बसेरों में काफी गंदगी पाई गई। हालात ये है कि रजाइयां और गद्दे काफी फटे हुए थे, साथ ही पेयजल की व्यवस्था का भी अभाव था। ठंड से ठिठुरन वाले लोगों को राहत देने के लिए अलाव भी बुझे हुए थे। कोटा होकर जाने वाली जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय किया गया है। ट्रेन को रद्द करने के इंटरलॉकिंग कार्य के कारणों का हवाला दिया गया। इंटरलॉकिंग का कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में मेड़ता रोड जोधपुर सेक्शन में किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 7 फरवरी से 19 फरवरी तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी और वापसी में गाड़ी संख्या 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस दिनांक 8 फरवरी से 20 फरवरी तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है और कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के 12 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। हनुमानगढ़, भरतपुर और जैसलमेर तीनों जगह पर कोहरा और धुंध, और कई जगह पर वाहनों के ऊपर हल्की परत बर्फ की भी नजर आएगी। भरतपुर में ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। सर्दी ने तापमान तो कम किया ही है, साथ ही कोहरे की घनी चादर भी बिछा दी है। कड़कड़ाती ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। आज सुबह विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पर रही। हाईवे पर वाहन चालकों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लोगों को अपने बिल्कुल नजदीक देखने में भी दिक्कत आ रही है। आज सुबह हाईवे पर काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। दरअसल घने कोहरे के कारण वाहन चालक गाड़ियां नहीं चला पाए। इसकी वजह से हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बता दें कि शनिवार की रात तापमान 3.8 डिग्री से गिरकर 1.7 डिग्री पहुंच गया। इसके पहले 26 दिसंबर को 1 डिग्री तापमान रह चुका है। शहर में मौसम के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने।
सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और घने कोहरे के कारण जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरा इतना घना है कि कुछ भी जो है देख पाना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं इस वक्त हाईवे पर मौजूद हूं और हाईवे पर कितना घना कोहरा जो है छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है, यानी कि 1 मीटर पर भी जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में वाहन चालकों को जो है कड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल धीमी गति से जो वाहन है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है कोहरे के कारण दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। यानी सर्दी के मौसम का आज सबसे ज़्यादा जो घना कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। कल तो जो है भरतपुर का प्रवेश द्वार जो है वो भी दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ चारों तरफ जो कोहरा नज़र आ रहा है। और दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। धौरों की धरा पर लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। सुबह 7:30 बजे तक सूर्य देवता दर्शन नहीं देते। तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। इस मौसम को लेकर पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर में शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे, वहीं सूर्य देवता भी बादलों की ओट में छिपे रहे। और हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने इस मौसम के बारे में जानकारी दी। और सीकर में तापमान लगातार माइनस में चल रहा है। पिछले 5 दिनों से पारा जमाव बिंदु से ऊपर नहीं आया। इस वजह से अब फसलों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लगातार तापमान माइनस में रहने की वजह से सब्जी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ सरसों की फसल भी चौपट हो गई है। हालांकि गेहूं और जौ में अभी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ खेतों में पड़े पौधे जलने लगे हैं। अब किसान विशेष गिरदावरी की मांग करने लगे हैं। सीकर में फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और पिछले 5 दिन से तापमान जो है वो लगातार माइनस में चल रहा है। आज सुबह भी तापमान -0.5 डिग्री दर्ज किया गया है और इसका असर अब खेती किसानी पर साफ देखा जाने लगा है कि जो सब्जी वाले फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और वो फसलें जल चुकी हैं। हालांकि जो गेहूं और जो है उसमें अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो वनस्पति है, हम आपको पेड़ों का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहेंगे कि छोटे जो पेड़ हैं ये किस तरह से जल चुके हैं। पूरी तरह से सर्दी की वजह से ये जल चुके हैं और ये एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए माना जा रहा है कि जो पेड़ जले हैं, वनस्पति जली है और जो सब्जी की फसलें हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है। हालांकि जौ और गेहूं की जो फसल है उसमें अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो सरसों की फसल है उसमें भी जो बड़ी अगर फसल है तो उसमें तकरीबन माना जा रहा है कि 50% जो नुकसान है वो हो चुका है और किसान जो है वो भी अब विशेष गिरदावरी की मांग करने लगे, जिससे कि उनको जो है वो उसका जो नुकसान की भरपाई है वो हो सके। तो किसानों की भी ये मांग है वो भी जोर पकड़ने लगी है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और अगर अगले कुछ दिन तापमान और माइनस में रहता है तो फिर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। राजस्थान में भीषण सर्दी को देखते हुए अब भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मंदिर पुजारी और श्रद्धालु अपने आराध्य देव को नित्य नए गर्म वस्त्र पहना रहे हैं। रात को सोने के लिए उनके कक्ष में गर्म रजाइयां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं भोग भी सर्दी के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीरें जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की है, जहां भगवान को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए टोपी, कंबल और ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अब भक्तों के लिहाज से भगवान को भी दस्ताने, स्वेटर पहनाए जाने लगे हैं। जी हाँ, गोविंद देव जी के मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जो जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे लड्डू गोपाल, कैसे राधा कृष्ण को जो है ठंड के लिहाज को देखते हुए, ठंड को देखते हुए दस्ताने पहना रखे हैं, स्वेटर पहना रखा है। आप देखेंगे तस्वीर के जरिए कि कृष्ण ने जो बांसुरी पकड़ी है वहाँ उनको दस्ताने बाकायदा पहना रखे हैं, हैंड ग्लव्स उन्हें पहना रखे हैं, स्वेटर उन्हें पहनाया हुआ है और सिगड़ी, अंगीठी भी यहाँ पर जलाई गई है ताकि कृष्ण को ठंड ना लगे, लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे। और भक्तों का ये कहना है कि जैसे हमें ठंड लगती है वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम मंदिर के पंडित जी से ही बात करेंगे कि आखिर ये झांकी जो है भगवान की यहाँ सजाई गई है, क्या कुछ विशेषता है इस झांकी की? ये ठाकुर जी के है, जैसे सर्दी के ठाकुर जी को सर्दी ना लगे उसके लिए सिगड़ी जलते हैं, ठाकुर जी के सर्दी ना लगे पाँव में मोजा भी पहनाया जाता है। अभी जो शयन आरती होंगे उसमें ठाकुर जी का पूरा रुई के बने। देखिए, पंडित जी ने कहा कि मोजे भगवान को पहनाए जाते हैं, बाकायदा झांकी सजाई जाती है जिसमें भक्त दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखते हैं।
इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन श्री सिंह के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। देश की राजधानी में सर्दी का ऐसा सितम देखने को मिल रहा है कि लोग दिन भर ठिठुरन और गलन महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन है। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। शीतलहर के साथ घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। और तमाम राज्यों में जो ठंड का सितम है वो लगातार जारी है और उसी तरीके से कोहरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से घने कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है और आज जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी है ठंड को देखते हुए। देखिए 10 सालों में पहली बार मतलब तीसरी बार ये माना जा रहा है कि ठंड जो है वो इतना ज्यादा पड़ रही है और जनवरी इतनी सर्द हुई है, तो उसी को देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई राज्यों में जो है वो अभी इसी तरीके से शीतलहर की संभावना जो है वो बनी रहेगी। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो कहीं ना कहीं 3 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन जो शीतलहर है वो सबको परेशान करती रहेगी और जैसे हम आपको रोड्स दिखा रहे थे तो विजिबिलिटी कम है, लोग उस तरीके से घर से निकल नहीं रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो लोगों को पूरी तैयारी से निकलना है। तो लोगों को अब ठंड से बचना भी है। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन ठंड बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे जो है वो तापमान में सुधार आएगा, लेकिन अभी कुछ दिन इसी तरीके से ठंड जो है वो परेशान करती रहेगी। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। जनवरी और फरवरी का महीना रेल यात्रियों के लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। जनवरी और फरवरी के महीने में कुल 28 ट्रेनें रद्द होने जा रही हैं। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा रेलों का रूट बदला जा रहा है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम और दूसरा, पिपाड रोड राई का बाग पर दोहरीकरण का काम। वो हम एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में, उपनगरीय स्टेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो गाड़ियों का जो ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेशन है वो वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं और उसका काम पूरा खत्म हो चुका है। जो फाइनल जो वर्क है जिसमें को हम नॉन इंटरलॉकिंग वर्क करते हैं, जिसमें कि ट्रैक लिंकिंग और सिग्नलिंग प्रणाली को जोड़ने का जो कार्य होता है वो चल रहा है। काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है और इस चूंकि एक बहुत बड़ा मेगा वर्क है तो इसमें पूरी सुरक्षा का भी हम ध्यान रख रहे हैं और चूंकि काफ़ी बड़ा काम है तो इसलिए कुछ गाड़ियों की कुछ ट्रिप्स का कैंसिलेशन और रद्दीकरण, आंशिक रद्दीकरण भी हो रहा है और संचालन प्रभावित होना लाजमी है। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 6 जनवरी से ये नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके कारण से 16 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 8 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है, 8 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है, 11 गाड़ियां रेगुलेट की गई हैं और 1 गाड़ी को रीशेड्यूल किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by